Hello everyone, let's learn economics. The topic of today's discussion is WTO and TRIPS. TRIPS stands for Trade Related Intellectual Property Rights. Trade Related Intellectual Property Rights or TRIPS is one of the agreement of codes of WTO. As we all know, WTO की जो एक प्रियम्बल है, उसकी जो स्थापना है, उसके अंदर कुछ कोड्स हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो ट्रेड से रिलेटेड हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रेड से रिलेटेड, चाहे वो गुड्स का ट्रेड है, सर्विसेज का है, क्लोथ्स का है, फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट का है और इसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का है। तो बेसिकली जो ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है यानी कि ट्रिप्स, इट इज़ द एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेड इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, इसकी ट्रेडिंग किस तरह से होगी, कैसे किसी को असाइन किए जाएंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और कैसे उसको यूज़ किया जाएगा, इसी के ऊपर बेस्ड है ट्रिप्स। सो ट्रिप्स को जब WTO को जब साइन किया गया, ट्रिप्स के समझौते के अनुसार जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको 10 साल का टाइम दिया गया था कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी क्रिएशंस को, अपनी वैरायटीज़ को पेटेंट करवा दें। क्योंकि ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ थी उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, बहुत सारी वैरायटीज़ को, प्लांट्स को पहले से ही पेटेंट करवा रखा था। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी 10 साल का टाइम दिया गया था इस समझौते के अंतर्गत कि वो भी अपने प्रोडक्ट्स को, वैरायटीज़ को, क्रिएशंस को पेटेंट करवा सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं क्या। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज द राइट्स गिवन टू अ पर्सन फॉर क्रिएशन ऑफ हिज माइंड। किसी भी पर्सन की जो क्रिएटिविटी है, जो उसके माइंड की क्रिएशन है, उसके लिए वो राइट्स उसको दिए जा सकते हैं। वेदर दिस क्रिएशन इज इन द फॉर्म ऑफ बुक और इन अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एनी न्यू प्रोडक्ट और एनी इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और एनी कंप्यूटर डेटाबेस। तो किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जो न्यू क्रिएटिविटी है, विच इज़ नोवल, विच इज़ डिस्टिंक्टिव, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर बेसिकली एक्सक्लूसिव राइट्स, क्योंकि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिए जाते हैं और उस क्रिएशन को यूज़ करने के लिए क्रिएटर को स्पेसिफिक पीरियड के लिए दिए जाते हैं। एंड दिस राइट अलाउज द क्रिएटर टू एक्सक्लूड others to use that creation in a certain way without his authentication। मतलब सीधी सी एक बात है कि अगर किसी पर्सन के पास, अगर क्रिएटर के पास अपनी किसी क्रिएशन के लिए कोई प्रॉपर्टी राइट है, तो उसके उस क्रिएशन को कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर वे में, एक सर्टेन तरीके से, किसी कमर्शियल पर्पस के लिए, किसी इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकता है उसकी ऑथेंटिकेशन के बिना, उसकी परमिशन के बिना। लेकिन जो क्रिएटर है उसको यहाँ से एक बेनिफिट है कि वो अपने इस राइट से इकोनॉमिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है। वो उस क्रिएशन से डायरेक्टली भी बेनिफिट ले सकता है, यानी खुद उसका यूज़ कर सकता है, या फिर उसके यूज़ करने की ऑथेंटिसिटी किसी को दे करके, किसी को ऑथोराइज करके कि वो उस क्रिएशन को यूज़ कर सकता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो वहाँ से कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है। तो सीधी सी एक बात है कि अगर किसी भी ऐसी क्रिएशन का, ऐसी चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है जो कि कॉपीराइटेड है, जो कि ट्रेडमार्क है, जो कि पेटेंट है, जिसको पेटेंट करा रखा है, जिसके प्रॉपर्टी राइट किसी को असाइन है, उसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम उसके लिए कोई रॉयल्टी पे करते हैं, जब हम उसको उसकी अथॉरिटी लेते हैं, उसको ऑथेंटिकेट करवाते हैं, तो हम रॉयल्टी पे करके उसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये
टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल इसलिए हैं क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए दिए जाते हैं, इसीलिए ये टेरेस्ट्रियल हैं। कि अगर किसी के लिए ये कहा गया कि मान लीजिए कोई जनरल पेटेंट है जिसका कि टाइम 20 ईयर्स है, तो वो 20 ईयर्स के लिए ही वैलिड है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उसके लिए कोई और, या तो किसी और नए इनोवेशन के साथ उसे लाया जाएगा तो उसको फिर से पेटेंट कराया जा सकता है, या फिर कोई और उस बीच में कुछ क्रिएशन कर चुका होगा तो वो पेटेंट करवा सकता है। तो ये टेरेस्ट्रियल राइट्स हैं। अब बात करते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हैं कितने टाइप के। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ कॉपीराइट एंड अदर इज़ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट। कॉपीराइट आर आल्सो ऑफ फर्दर 2 categories. One category is related with the copyrights related with authors, आर्टिस्ट। अगर कोई ऑथर है, उसने उसकी कोई राइटिंग है, उसकी कोई बुक है, उसने कुछ उसका कोई आर्टिकल है, उसकी कोई रिसर्च पेपर है, तो उसके पास वो उसके लिए प्रॉपर्टी राइट्स ले सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ले सकता है, कॉपीराइट्स ले सकता है। तो और इसी तरह से कोई आर्टिस्टिक वर्क है जिसमें कुछ क्रिएटिविटी है, कोई पिक्चर है, कोई पेंटिंग है, तो उसके भी कॉपीराइट दिए जाते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है कॉपीराइट्स की। द सेकेंड कैटेगरी ऑफ कॉपीराइट इज़ इन अ वाइडर सेंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड नेबरिंग राइट्स। नेबरिंग राइट्स आर बेसिकली रिलेटेड विद द परफॉर्मर्स लाइक सिंगर, एक्टर, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। Coming to industrial property right, the industrial property right can also be divided into 2 categories. One is about the protection of distinctive signs in a particular trademark. In simple words we can say it is related with trademark. तो trademark क्या है? किसी भी particular good या service जिसको वो दूसरी अंडरटेकिंग से अलग करता है, यानी किसी एक का जो ट्रेडमार्क है जो कि उसकी गुड या सर्विस की को दूसरे की गुड्स या सर्विसेज से डिस्टिंक्ट करता है, उससे अलग दिखाता है, दैट इज़ ट्रेडमार्क। तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी राइट्स असाइन किए जाते हैं फॉर ट्रेडमार्क। जो सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट है, इट इज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल advancement, technological innovations. Primarily it is related with the protection of, to recognize, to stimulate the technological innovations and industrial designs, and then provide legal framework for the creation of new technologies and product. In this categories all inventions, innovations falls in this category. तो बेसिकली जो सेकेंड कैटेगरी है, इट इज़ रिलेटेड विद टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, इनसे रिलेटेड है सेकेंड कैटेगरी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात करते हैं ट्रिप्स के एक और सेक्शन की। ट्रिप्स में यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इसके अंदर सभी चीज़ों को पेटेंट नहीं करवाया जा सकता है। बेसिकली जो प्लांट्स हैं, दे कैन नॉट बी पेटेंटेड, इनको पेटेंट नहीं कराया जा सकता है। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए पेटेंट का प्रोविज़न नहीं है, जिनको पेटेंट नहीं करवाया जा सकता है। तो इसलिए इनके लिए एक अलग प्रोविज़न किया गया है, इनको एक अलग तरीके के राइट्स की कैटेगरी में डाला गया है, एंड दीज आर स्यू जेनरिक राइट्स। स्यू जेनरिक राइट्स इंडिया ने भी जब ये WTO ने इंट्रोड्यूस किए स्यू जेनरिक राइट्स, तो इंडिया ने इसे साइन किया था और इन्हें फॉलो किया था। जो स्यू जेनरिक राइट्स हैं, ये 7 कैटेगरीज़ हैं स्यू जेनरिक राइट्स की। तो ये है, सबसे पहली है डेटाबेस राइट्स। वैसे डेटाबेस राइट WTO के स्यू जेनरिक में आने से पहले से ही स्टार्ट हो चुकी थी, इसे यूरोपियन यूनियन पहले से ही स्टार्ट कर चुका था, लेकिन उसके बाद इसे ट्रिप्स का हिस्सा स्यू जेनरिक राइट्स के फॉर्म में बना दिया गया था। तो जो डेटाबेस राइट्स हैं, ये रिलेटेड हैं कंप्यूटर डेटाबेस के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोवाइड करने से रिलेटेड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। सेकेंड टाइप के जो
स्यूजेनिक राइट्स हैं वो हैं मास्क वर्क राइट्स। दीज आर रिलेटेड विद द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी और चिप। जो थर्ड टाइप के स्यूजेनिक राइट्स हैं वो हैं मोरल राइट्स। मोरल राइट्स हम ये कह सकते हैं दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स की एक्सटेंशन है कि आप अपनी जो कॉपीराइटेड वर्क है उसको आप यूज़ कर सकते हो किसी पर्पस के लिए, तो वो है मोरल राइट्स जिसको डाला गया है स्यूजेनिक राइट्स की कैटेगरी के अंदर। जो फोर्थ स्यूजेनिक राइट है इट इज़ सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। Supplementary protection certificate is a patent-like intellectual property right. Supplementary protection certificate is a patent-like intellectual property right which is available for medicinal plants or the plant protection products. मतलब ये है कि जो supplementary protection certificate है it is provided for मेडिसिनल प्लांट्स एंड द प्रोडक्ट्स विच प्रोटेक्ट प्लांट्स, यानी कि वो प्रोडक्ट जो प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं उनके लिए दिया जाता है सप्लीमेंट्री प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट। जो फिफ्थ टाइप है स्यूजेनिक प्रॉपर्टी राइट्स की वो है इंडिजीनियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंडिजीनियस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर बेसिकली रिलेटेड विद द ट्रेडिशनल नॉलेज। The traditional knowledge is the innovations or the practice of the traditional peoples, their localities, communities। तो उनके जो knowledge है that is also intellectual, जो different है औरों से अलग है, तो उसको रखा गया है स्यूजेनिक राइट्स की कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं जो सिक्स्थ टाइप है स्यूजेनिक राइट्स की एंड दैट इज़ plant breeders right. It is also called plant variety rights. जो plant breeder rights है it is basically the rights given for the novel plant varieties। ऐसी plant varieties जो बिल्कुल अलग हैं, नई हैं, डिस्टिंक्टिव हैं, यूनिफॉर्म हैं, स्टेबल हैं, उनके लिए ये स्यूजेनिक राइट्स दिए जाते हैं प्लांट ब्रीडर्स को। मतलब कि ये जो राइट्स हैं ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं जो प्लांट्स की नई ब्रीड्स या नए सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये बनाया गया है। इसमें क्या है कि अगर कोई भी क्रिएटर किसी भी तरह के नए प्लांट को, नए बीज को इन्वेंट करता है, डेवलप करता है, तो उसको ये स्यूजेनिक राइट्स दिए जाते हैं। जो स्यूजेनिक राइट्स हैं फॉर प्लांट ब्रीडर्स, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके लीगल राइट्स तभी मिल सकते हैं जब उसको रजिस्टर कराया जाता है। इसका एक निश्चित समय अवधि है जिसमें कि अगर वो जो प्लांट है इट इज़ फॉर क्रॉप, फील्ड क्रॉप के लिए है यानी फसल से संबंधित है, तो उसके लिए 20 ईयर्स का टाइम है उस प्रॉपर्टी राइट के लिए, उस स्यूजेनिक राइट के लिए। और अगर वो एक ट्री है, चाहे वो फ्रूट ट्री हो या ऑर्नामेंटल ट्री हो या श्रब हो, तो उसके लिए 25 ईयर्स का टाइम दिया गया है। और ये जो राइट्स हैं ये उस कंट्री के नाम रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि उसकी वैलिडिटी उस कंट्री के लिए होती है जहाँ जिसने उसको लिया है। अब इसमें किन किन चीज़ों को कवर किया जाता है, तो बेसिकली जो प्लांट ब्रीडर राइट्स हैं इसमें सभी तरह के बोटेनिकल जो स्पीसीज़ हैं उन सबको कवर किया जाता है प्लांट ब्रीडर राइट्स में, यानी PBR के अंडर। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट सिंपल सी यही है कि उसके अंदर नोवेलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, उसके अंदर डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जो भी वो नई क्रिएशन है इन द फॉर्म ऑफ प्लांट और इन द फॉर्म ऑफ एनी अदर बोटेनिकल स्पीसीज़, उसके अंदर यूनिकनेस होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिविटी होनी चाहिए, ये सब उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरा क्या है कि इस राइट को दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
उसके लिए दूसरे को ऑथराइज़ किया जा सकता है उसको यूज़ करने के लिए। तो ये है प्लांट ब्रीडर राइट्स। इसी से जुड़ा हुआ एक और राइट है स्यू जेनेरिक राइट, दैट इज़ फार्मर्स राइट। फार्मर राइट्स बेसिकली फार्मर्स को जो भी उनकी फसल है या जो वो पहले से जिस भी तरह का उनका कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के अंदर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। कि अभी हमने जो बात की प्लांट ब्रीडर राइट्स के अंदर, कि अगर किसी ने कोई एक सीड है उसको डेवलप किया, क्रिएटर ने उसे क्रिएट किया, उसको जो है उसके राइट्स ले लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उसके पास हैं, तो एक बार तो जो भी कंट्री है वो उसे एक बार लेगी, लेकिन उसके बाद जो फार्मर्स हैं उन्होंने उसे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो बार बार उसे नहीं ले पाएगा। तो इसलिए ये जो फार्मर्स राइट है ये एक फार्मर को राइट देता है, उसे अधिकार देता है कि वो अपनी उस फसल में से सेव कर सकता है, उस बचाए हुए में से वो उसे बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, दूसरे को दे सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो ये राइट्स दिए गए थे फार्मर्स राइट्स के अंदर, किसे फार्मर्स को दिए गए थे, ताकि उन्हें बार बार इसके लिए जो है पे ना करना पड़े, क्योंकि बार बार वो उनके लिए किसी भी तरह की रॉयल्टी पे नहीं की जाती है। तो इस तरह की राइट्स को डाला गया था स्यू जेनेरिक राइट्स के अंदर। तो जो फार्मर्स राइट्स हैं बेसिकली ये जो भी फार्मर्स हैं उसको WTO ने माना कि जो फार्मर्स हैं वो कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारी सोसाइटी में, पहले भी कंट्रीब्यूट किया, अब भी कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करेंगे। तो उन्हीं के बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हीं के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया फार्मर राइट, जिसमें वो किसी भी सीड, चाहे वो सीड भले ही वो सीड पेटेंटेड है या भले ही उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी के पास हैं, वन टाइम जब वो उसको ले लेता है, यूज़ करता है, तो वो उसी में से बीज बचा सकता है, उसी से दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकता है और उसे सेल भी कर सकता है। तो ये सभी प्रोविज़न दिया गया है फार्मर्स राइट के अंदर। अब बात करते हैं कि जितने भी ये राइट्स हैं किस किस चीज़ के लिए कितने कितने टाइम पीरियड के लिए राइट्स दिए जाते हैं। तो जो जर्नल पेटेंट्स हैं वो 20 ईयर्स के हैं, कॉपी राइट्स 50 ईयर्स के लिए असाइन किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उन्हें 10 ईयर्स के लिए असाइन किया जाता है। मेडिसिनल जो भी हैं चीज़ें, यानी मेडिसिनल क्रिएशंस अगर कोई हैं तो उनके लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको 10 ईयर्स के लिए असाइन किया जाता है। और जो ट्रेडमार्क्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन्हें 7 ईयर्स के लिए जो है वो असाइन किया जाता है। So this is all for this lecture. Thank you so much. Bye and take care.